हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हीट और उसी के अंदर हम जानेंगे सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है और हीट ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। ये इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा क्लियर कर दूं हीट के बारे में कि हीट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा एचवीएसी सिस्टम का, यानी कि जो एचवीएसी सिस्टम में जितने भी सिस्टम होते हैं उनका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस पे बेस्ड है, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल की सिस्टम हो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल की सिस्टम हो। और दूसरा जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है या कूलिंग और हीटिंग जनरेट करने का जो कॉन्सेप्ट है या मैकेनिज्म वर्किंग मैकेनिज्म है वो भी इसी हीट ट्रांसफ़र साइकिल या प्रोसेस पे ही बेस्ड है। तो चलिए इसको एक बार डिटेल में जान लेते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो जो हीट है वो एक एनर्जी है, तो एनर्जी को हमको समझना पड़ेगा पहले और उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्टोर्ड एनर्जी क्या है, ट्रांजिट एनर्जी क्या है, क्योंकि जो हीट है वो एक ट्रांजिट एनर्जी है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम हीट की तरफ बढ़ेंगे जिससे कि हमको हीट और अच्छे से समझ में आ पाए। इसके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको भी क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम एनर्जी को समझते हैं, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो चिलर्स हैं जो कि कूलिंग जनरेट करते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। दोनों सिस्टम सेम है। अब इन दोनों सिस्टम को हम 1 घंटे तक चलाते हैं, यानी कि 1 घंटे तक दोनों सिस्टम चलते हैं और दोनों ही कूलिंग जनरेट करके देते हैं। बट जो सिस्टम 1 है वो 1 टन की कूलिंग जनरेट करता है, वहीं जो सिस्टम 2 है वो 2 टन की कूलिंग जनरेट करके देता है। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों के बीच में कूलिंग का। तो इससे क्या पता चलता है, दोनों ही 1 घंटे चल रहे हैं, बट क्या है सिस्टम 1 आधी कूलिंग जनरेट करके देता है सिस्टम 2 के मुकाबले में, वहीं जो सिस्टम 2 है वो हमें दुगनी कूलिंग जनरेट करके देता है सिस्टम 1 के मुकाबले में। तो इससे ये पता चलता है कि सिस्टम 2 की कार्य करने की क्षमता ज्यादा है मुकाबले सिस्टम 1 के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिस्टम 1 टन की कूलिंग जनरेट कर रहा है, वहीं सिस्टम 2 2 टन की कूलिंग जनरेट कर रहा है उतने ही समय में। दोनों के पास समय सेम है। तो इससे ये पता चलता है जो सिस्टम 2 है सिस्टम 1 के मुकाबले में कार्य करने में ज़्यादा कुशल है, यानी कि सिस्टम 2 की जो कार्य करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो सिस्टम 1 के मुकाबले ज़्यादा है। सिस्टम 2 ज़्यादा कूलिंग जनरेट करके देता है। इसका मतलब जो एनर्जी है उसका पता लगता है कार्य करने की क्षमता से, यानी कि आप एनर्जी का पता कैसे लगा सकते हैं, कार्य करने की क्षमता से। हम ये कह सकते हैं जो सिस्टम 2 है वो ज़्यादा कैपेबल है कार्य करने में, यानी कि जो कार्य करने की क्षमता है सिस्टम 2 की ज़्यादा है। आई होप समझ गए होंगे आप इस एग्जाम्पल से। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए वर्क और एनर्जी एक दूसरे के समरूप हैं, यानी कि आप कार्य से पता लगा सकते हैं कि उस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, या एनर्जी से पता लगा सकते हैं उसका कार्य कैसा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी की कार्य करने की क्षमता होती है। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स कि कितने टाइप्स की एनर्जी होती है। तो पहले बात कर लेते हैं स्टोर टाइप की एनर्जी। तो उसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक बैलून यानी कि गुब्बारा है और उसमें हम हवा भरते हैं। हवा एक एनर्जी के रूप में उसके अंदर स्टोर हो जाती है गुब्बारे के अंदर, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एक ऐसी अवस्था जब सिस्टम या कोई बॉडी स्थिर अवस्था में हो, यानी कि कोई मोशन नहीं हो रहा है, उसमें कोई गति नहीं है, और जैसे ही हम उस गुब्बारे की हवा बाहर निकाल देते हैं वो गुब्बारा गति करने लगता है, यानी कि मोशन में आ जाता है, वो इधर उधर जाने लगता है। इसको कहते हैं कैनेटिक एनर्जी, यानी कि उसमें अगर मोशन आ गया है वो है कैनेटिक एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी से बैलून को कैनेटिक एनर्जी में बदल दिया। बट स्टोर टाइप एनर्जी क्या होती है, बैलून ने अपनी ही एनर्जी अपने ही मोशन के यूज कर ली, यानी कि अपनी ही बाउंड्री में रहते हुए बैलून ने अपनी ही एनर्जी को यूज कर दिया, अपनी एनर्जी को दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर नहीं किया। इसको कहते हैं स्टोर टाइप एनर्जी। द स्टोर्ड एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ सिस्टम विद इन इट्स बाउंड्री, यानी कि अपने लिए ही उस एनर्जी का यूज कर लिया बैलून ने, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कैनेटिक एनर्जी में। तो इसके कुछ एग्जांपल थे जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जो कि मैंने आपको समझा दिए। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम या बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर की मोशन डिफाइन करते हैं। मतलब कि जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा इंटरनल एनर्जी रखता है अपने अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा तेजी से मूवमेंट करते हैं, और वहीं जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है हॉट ऑब्जेक्ट के मुकाबले कम इंटरनल एनर्जी रखता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जो इंटरनल एनर्जी है वो सारे एग्जाम्पल हैं स्टोर टाइप एनर्जी के। स्टोर टाइप एनर्जी क्या होती है? स्टोर टाइप एनर्जी होती है जब कोई सिस्टम या बॉडी अपनी ही एनर्जी को बिना किसी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर किए यूज कर लेता है या अपने ही लिए यूज कर लेता है, उसको हम स्टोर्ड एनर्जी या संग्रहित एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, संग्रहित एनर्जी यानी कि संग्रहित ऊर्जा मतलब जो सिस्टम अपनी ऊर्जा का खुद ही इस्तेमाल कर लेता है या खुद ही उसका यूज कर लेता है। दूसरा टाइप है ट्रांजिट एनर्जी, पारगम ऊर्जा। ये स्टोर्ड एनर्जी का एकदम ही अपोजिट हिस्सा है, यानी कि एकदम अपोजिट है। ट्रांजिट एनर्जी यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो सिस्टम अपनी एनर्जी को एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकता है किसी भी मीडियम के थ्रू। इसके एग्जांपल है जैसे कि हीट, हॉट ऑब्जेक्ट हो और कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांजिट एनर्जी। वर्क है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बहुत से एग्जांपल हैं। तो ये समझ लीजिए ट्रांजिट एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपनी जो हीट है उसको ट्रांसफर कर सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक जगह पे मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलते हुए जाता हूँ, यानी कि मैंने अपनी एनर्जी का यूज अपने लिए यूज कर दिया। मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया चलते हुए, तो उस एनर्जी का यूज मैंने चलने में यूज कर लिया, वो अपने लिए ही यूज किया मैंने एनर्जी का। दूसरी जगह, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, मैं एक गाड़ी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक धक्का देते हुए या पुश करते हुए ले जाता हूँ, यानी कि मैंने अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर दी गाड़ी की एनर्जी में। कैसे? कुछ कार्य करके मैंने उसको धक्का दिया, मैंने उस पर बल लगाया, मैंने फोर्स लगाया, तो मेरी जो एनर्जी है वो गाड़ी की एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी कि जो मेरी एनर्जी थी वो ट्रांसफर होगी गाड़ी की एनर्जी में। आप समझ पा रहे होंगे। तो ट्रांजिट एनर्जी जिसमें हम अपनी एनर्जी या कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी मीडियम में। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, अपनी एनर्जी को पुश के द्वारा यानी कि धक्के के द्वारा कुछ कार्य करके बल लगा के गाड़ी की एनर्जी में कन्वर्ट करके, जिससे कि गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गई। और उससे पहले वाले में क्या हो रहा था, मैं अपनी एनर्जी खुद यूज कर रहा था, वो था स्टोर्ड एनर्जी। और दूसरा एग्जांपल गाड़ी वाला क्या है, ट्रांजिट एनर्जी, जिसमें हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द ट्रांजिट एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ सिस्टम इज कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग इट्स बाउंड्री, यानी कि अपनी बाउंड्री के बाहर वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। स्टोर्ड एनर्जी अपनी बाउंड्री के बाहर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है। सो आई होप आपको ट्रांजिट एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी समझ में आ गया होगा। तो ट्रांजिट एनर्जी के अंदर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया हीट, तो हीट को अब डिटेल में समझ लेते हैं। हीट यानी कि ऊष्मा एक ट्रांजिट एनर्जी है, यानी कि ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो सकती है बिना द्रव्यमान के उस सीमा से बाहर निकले हुए, यानी कि वो द्रव्यमान या मास उसी सीमा में रहता है, बस उसकी जो एनर्जी है वो एक सिस्टम या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके की है, द हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जो हीट है वो टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ पर होगा वहाँ पर हीट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होती है। तो हीट ट्रांसफर के कुछ तरीके होते हैं, यानी कि हीट जो ट्रांसफर होती है वो इन तीन तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है, कंडक्शन यानी कि चालन, कन्वेक्शन यानी कि संवहन, और तीसरा जो है वो रेडिएशन प्रसारण के द्वारा। तो जो हीट ट्रांसफर है जैसे कि मैंने आपको बताया तीन टाइप के मीडियम के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और जो है रेडिएशन। अब इनको डिटेल में और समझ लेते हैं। तो पहला जो आता है वो है कंडक्शन यानी कि चालन। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक लोहे की छड़ है, आपने उसका जो एक सिरा है उसको मोमबत्ती की लौ पे रखा हुआ है, यानी कि आप उसको एक हीट या गर्मी प्रदान कर रहे हैं। दूसरा सिरा आपने पकड़ा हुआ है लोहे की छड़ का, तो आप कुछ देर बाद महसूस करेंगे जो लोहे का जो आपने हिस्सा पकड़ा हुआ है वो भी गर्म होने लग गया है। तो ये हीट जो है ट्रांसफर हुई है कंडक्शन के थ्रू, यानी कि लोहा एक अच्छा चालक है ऊष्मा का, वो ऊष्मा को
अच्छे से चालन कर सकता है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा आसानी से पहुंच सकती है। वो किसके थ्रू? कंडक्शन के थ्रू। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड्स टेक्स प्लेस बाय कंडक्शन, यानी कि जो धातु होती हैं यानी कि जो सॉलिड्स होती हैं उसमें जो हीट ट्रांसफर की प्रोसेस होती है वो कंडक्शन के थ्रू होती है। जो जितना अच्छा चालक होगा ऊष्मा का वो उतना ही अच्छा हीट ट्रांसफर कर सकता है। तो जो धातु यानी कि जो सॉलिड जितना अच्छा हीट को ट्रांसफ़र कर पाता है वो उतना ही अच्छा ऊष्मा का चालक कहलाता है, यानी कि वो उतना ही अच्छा हीट को ट्रांसफ़र कर पाए। दूसरा टाइप है कन्वेक्शन का, जो कि लिक्विड और गैसेस में पाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, उसमें जो फ्रीज़र होता है वो सबसे ऊपर रखा जाता है। क्यों? इसका एक कारण है, जो गर्म हवा है वो हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ जाती है मुकाबले ठंडी हवा के। तो फ्रीज़र को ऊपर इसलिए रखा जाता है जिससे कि जो सब्जियां उसके अंदर हैं उसकी जो गर्मी है वो ऊपर की तरफ आए, फ्रीज़र उसको ठंडा करे और ठंडा होके वो हवा डेंस हो जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि भारी हवा यानी कि ठंडी हवा नीचे बैठती है और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उड़ती है। इसको कहते हैं संवाहन। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। इसे कहते हैं कन्वेक्शन। ये लिक्विड और गैसेस दोनों में पाए जाते हैं। तीसरी जो हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है वो है रेडिएशन। रेडिएशन इसका एक अच्छा एग्जांपल है सूरज, जो कि हमारी धरती तक किरणें या ऊष्मा को, हीट को ट्रांसफ़र करता है, गर्मी पहुंचाता है। वो किसके थ्रू आती है? वो किरणों के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। उसमें जो एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट करता रहता है, फिर तीसरा पार्टिकल, फिर चौथा पार्टिकल। तो ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं जिससे कि एक चेन बन जाती है। इसी चेन को कहते हैं हम तरंग यानी कि वेव। तो जो किरणें हैं सूर्य की वो हमारी धरती तक पहुँचती है वेव के थ्रू यानी कि तरंगों के थ्रू। तो इसे कहते हैं हम रेडिएशन। तो ये जितनी भी तीनों प्रोसेस मैंने आपको बताई हीट ट्रांसफ़र की, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, जब दो सिस्टम के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो ये तीनों प्रोसेस वहाँ को आपको दिखेंगी ही। दो सिस्टम के बीच में क्या होना चाहिए? टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ज़रूर देखने को मिलेगी ही। सूर्य और जो धरती है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसका टेम्परेचर का। तो चलिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं सेंसिबल हीट को कि सेंसिबल हीट क्या होती है। मान लीजिए एक बर्तन में हमने पानी रखा हुआ है और उसको स्टार्टिंग में हम उसका टेम्परेचर नापते हैं एक थर्मोमीटर से, तो हमको पता चलता है का जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेल्सियस। अब उसको हम पानी को गर्म करते हैं, इसका मतलब हम उसको और ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम उसको और ज़्यादा ऊष्मा दे रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, कुछ समय बाद उसका जो टेम्परेचर है पहले के मुकाबले बढ़ चुका होगा। अब हम दोबारा उस पानी का टेम्परेचर नापते हैं थर्मोमीटर से, तो हमको पता चलता है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, हमको थर्मोमीटर से पता चलता है कि ये टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो हमने क्या किया? हमने सेंस किया, मतलब हमने थर्मोमीटर के द्वारा सेंस किया कि इसका टेम्परेचर पहले के मुकाबले बढ़ चुका है। तो ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है इसी को हम कहते हैं सेंसिबल हीट। अगर आप सेंसिबल हीट को देखें तो आप इसमें देखेंगे सेंसिबल मतलब क्या? ऐसी कोई वस्तु जिसको हम सेंस कर सकते हैं, यानी ऐसी हीट जिसको हम महसूस कर सकते हैं, चाहे वो छू के महसूस कीजिए या किसी इंडिकेटर के थ्रू आपको पता चले या सेंस कर पाए आप कि इसका टेम्परेचर पहले के मुकाबले बढ़ चुका है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर था वो 33 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 80 डिग्री सेल्सियस हुआ। हमने इस पानी को सेंस करके पता लगा लिया कि इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो जैसे कि किसी पदार्थ या किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर बढ़ने पे हमें सेंसिबल हीट का पता लगता है, तो इसी के अपोजिट होता है हमारा लेटेंट हीट। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो आपके सामने एक ग्राफ है जो कि है वाटर फिजिकल स्टेट चेंजिंग ग्राफ, यानी कि पानी की भौतिक अवस्था में जो बदलाव आते हैं उसका ये ग्राफ है। तो जैसे आपको पता है पानी यानी कि वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। इन तीनों अवस्थाओं में जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी चेंज हो रहा होता है तो कुछ एनर्जी या कुछ ऊष्मा या हीट की पानी को आवश्यकता होती है। तो उसी ली गई एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। चलिए और इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमारा पानी जो है अभी तरल अवस्था में है, अब उसको हमें भाप में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी आ जाएगा तब उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा और वो भाप में बदलने लगेगा। तो टेम्परेचर तो अब बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है। अब क्या होगा
पानी को तब भी थोड़ी सी ऊष्मा की ज़रूरत होती है जब वो भाप में बदल रहा होता है। तो इसी अवस्था में जो ली गई एनर्जी होती है या ऊष्मा ली जाती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जब लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी कि जो लिक्विड है, तरल है, वो बर्फ में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। मतलब आप 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी को लाते हैं, ठंडा करते हैं, उसके बाद बर्फ में कन्वर्ट होने लग जाता है हमारा जो पानी है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, उससे कम होगा ही नहीं। अब वहाँ पर भी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद क्या होता है, हमारा लिक्विड या तरल बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बनता है इसका डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन बनती है, कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ जब अपनी अवस्था बदल रहा होता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर के बाद भी उस सब्सटेंस के द्वारा कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करी जाती है, उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट। तो चलिए इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट क्या है, लेटेंट हीट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड, यानी कि लेटेंट हीट एक ऐसा अमाउंट है एनर्जी का जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है या रिलीज किया जाता है, जिसमें उस सब्सटेंस का फेस चेंज हो रहा होता है। वहीं उसके विपरीत जो सेंसिबल हीट होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने का इंडिकेशन है, किसी भी सब्सटेंस का इसमें कोई फेस चेंज नहीं होता है। तो जो दूसरा पॉइंट है लेटेंट हीट का, वो कहता है डिफाइन फॉर अ सिस्टम विद फेज ट्रांजिशन, यानी कि किसी भी पदार्थ की जब अवस्था बदल रही होती है, यानी कि फेज चेंज हो रहा होता है, तब इस एनर्जी का यूज होता है। उसी के ऑपोजिट सेंसिबल हीट में क्या होता है, डिफाइन फॉर अ सिस्टम विदाउट फेज ट्रांजिशन, यानी कि उसमें फेज चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सेंसिबल हीट में फेज चेंज अवस्था नहीं बदलती है, उसमें खाली टेम्परेचर बढ़ता है। तीसरा पॉइंट, लेटेंट हीट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ मैटर, यानी कि जो लेटेंट हीट होती है उसमें क्या होता है, पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी होती है ना, उसमें चेंजेस आते हैं। वहीं जो सेंसिबल हीट होती है उसमें डिस्क्राइब्स द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन मैटर एंड सराउंडिंग्स, यानी कि जो सेंसिबल हीट होती है उसमें कैसे चेंजेस होते हैं, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी कि आपने ट्रांजिट एनर्जी जो मैंने आपको समझाया था उसी की तरह वर्क करती है। मतलब किसी भी पदार्थ के द्वारा अपनी एनर्जी को दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर देना या किसी भी सिस्टम से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना, उसको हम क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट। क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, तो इस टेम्परेचर को हम सेंस कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहते हैं। चौथा जो पॉइंट है लेटेंट हीट का, वो है रिलेटेड टू अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया था कि एक जगह पे जाके टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाता है, फिर भी उसको थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि लेटेंट हीट के रूप में वो यूज़ करता है। वहीं जो सेंसिबल हीट है वो कहता है रिलेटेड टू अ सिस्टम विद चेंजेस इन अ टेम्परेचर, यानी कि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, जिससे कि हमको सेंसिबल हीट का पता चलता है। एक जगह पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, दूसरी तरफ हमारा जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से हमको सेंसिबल हीट का पता चलता है। तो ये थे कुछ लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बीच में डिफरेंसेस। आई होप कि आपको लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बीच में डिफरेंस का पता लग गया होगा, और एचवीएसी सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये भी पता चल गया होगा। तो आज का जो वीडियो है यही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए बस आपने एक सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।